आपके पास सुसाइडल केस से रिलेटेड भी लोग ऐसे आते होंगे जो चाहते होंगे कि हमें नहीं लेना चाहिए, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। इस टाइप के भी पेशेंट्स होते हैं, तो इनको कैसे आप हैंडल करते हो? ऐसा तो जो बहुत हेल्पलेस और बड़े डिप्रेस्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। आज हम जानेंगे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। इसके सोल्यूशन के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर डॉक्टर आभा अरोड़ा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पर। सो मैम, पहला क्वेश्चन ये है कि सामान्यतः कौन सी समस्या लेकर के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? मेरे पास हर उम्र के लोग आते हैं और स्कूल से लेके ओल्ड लोगों तक उनकी मेन समस्या होती है थोड़ा सा एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ फियर होता है उनका एक किस्म से। And then they also have some kind of tensions in the school, hostel, job. They are not able to adjust with the family. They are not able to adjust with the surroundings in the hostel. They are not able to adjust with neighbors. So relationships में भी उनकी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा आते हैं। राइट। तो मैम, आजकल एंजाइटी डिप्रेशन की बहुत कॉमन हो चुकी है, तो ये किससे रिलेटेड है एंड इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो सिस्टम हो गया, फैमिली सिस्टम, वो न्यूक्लियर हो गया है। और इसमें सपोर्ट सिस्टम जो पुराने ज़माने में फैमिली सिस्टम में एक सपोर्ट होता था, एवरी एज ग्रुप का पेशेंट, एवरी एज ग्रुप का फैमिली मेंबर प्रेजेंट होता था और उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 जनरेशन्स इकट्ठी रहती थी और उनको समझा बुझा सकते थे। अब क्या हो गया है कि हर एक को एक कंपटीशन स्पिरिट हो गया है कि वी हैव टू लिव बेटर देन अदर्स। उनको जॉब की वजह से उनको अपनी लिविंग के स्टैंडर्ड बढ़ाना है और वो सिक्योरिटीज़ उनको जब लगता है कि अचीव नहीं हो रही हैं तो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है एंड दे फील वेरी हेल्पलेस। उनको किसी की मदद मिलनी भी चाहिए तो मिल नहीं रही, क्योंकि उन्होंने इस तरह का अपना सिस्टम बना रखा है कि अकेले ही अपना काम करना चाहते हैं, अकेले ही सॉल्व करना चाहते हैं और अकेले जब उनसे नहीं होता तो फिर वो हेल्पलेस होकर डिप्रेस, एंजाइटी और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में खुद ही फंस जाते हैं। तो मेन कारण है कि द सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम, फैमिली सिस्टम का ब्रेक डाउन हो जाना। अगर वो यूनाइटेड होता तो ये वाली प्रॉब्लम्स आज से 50-60 साल पहले जो नहीं थी वो अब ज़्यादा हो गई। अच्छा मैम, ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्या जो है ये जेनेटिकल अनुवांशिक बोल सकते हैं, ऐसा भी है? उसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, उनके बहुत सारे वजह होती हैं, जेनेटिक होती हैं, फैमिली होती हैं, सर्कमस्टेंशियल होती हैं। मगर जो डिप्रेशन है वो ऑलमोस्ट एक्वायर्ड भी होता है कि कोई बच्चा बहुत लायक है, बहुत इंटेलिजेंट है और आपने उसको ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पे वो बिल्कुल अलूफ फील कर रहा है, लोग उसको बुली अराउंड कर रहे हैं, तो उस टाइम भी उसको डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है, विच इज़ लाइक कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। पर उस एडजस्टमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि वो उसका जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसका रिजल्ट ये है कि अगर हम उसके साथ उसका एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। पर कुछ ऐसी भी हैं जो जेनेटिकली होती है, जैसे कि वो दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बाइपोलर, जिनको हम स्किज़ोफ्रेनिया, जिनको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, वो रन करती है इन दी फैमिली। दूसरा कारण होता है कि दी चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक व्हाट ही सीज इन दी फैमिली। अगर वो अपनी फैमिली में अपने फादर को एक एग्रेसिव, वायलेंट देख रहा है और वो बच्चा सहमा हुआ है, बचपन में सहमा हुआ होता है चाइल्डहुड में, और वो हमेशा देख रहा है कि मेरा जो फादर है वो चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, चीज़ें फेंक रहा है और वायलेंट हो रहा है, तो वो चाहे बच्चा कितना भी अच्छी परवरिश हो जाएगी, इन दी एंड उसको ये लगेगा कि ये एक कैरेक्टर जो है वो मैनली कैरेक्टर है और मुझे उसकी तरह ही फॉलो करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जेनेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा अपनी फैमिली के मेंबर्स को देख के सीख रहा होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक जिनका पता ही नहीं है कि वो किस कारण से हो रही है। तो तीनों कारण है इसके, जेनेटिक कारण है, फैमिली कारण है और एनवायरमेंटल कारण है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट इज फ्यू ऑफ देम आर अननोन रीजंस।
एंड मैम आपके पास सुसाइडल केस से रिलेटेड भी लोग ऐसे आते होंगे जो चाहते होंगे कि अब हमें नहीं रहना चाहिए, अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, इस टाइप के भी पेशेंट्स होते हैं, तो इनको कैसे आप हैंडल करते हो? ऐसा होता है जो बहुत हेल्पलेस और बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनकी फैमिली में लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, वो बच्चा या वो किसी को बोलना भी चाहता है कि मैं अपने दिल की बात किसी को कहूँ, मगर उसके फैमिली का ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि वो जैसे ही कुछ बोलने लगता है उसे कहते हैं तू तो है ही ऐसा, उसको रोक दिया जाता तू है। तो ऐसे ही करता है, राइट। और वो उसको ले जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर के पास, के भी ये स्टिग्मा होता है, फैमिली को स्टिग्मा होगा कि हम इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं या कोई डिसऑर्डर ऐसा है जो करेक्ट हो सकता है, और वो सुसाइडल ऐसे भी आते हैं जिन्होंने एक आध अटेम्प्ट किया हुआ होता है Okay. और वो फिर मेरे पास आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि उस टाइम उनके पेरेंट्स सच में डर जाते हैं कि अब इसके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं आगे कुछ ना कर ले, तब वो आते हैं लेने। पर नॉर्मली क्या होता है, जो सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं वो तब करते हैं जब उनकी सुनने वाला घर में कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है और उनसे सहानुभूति करने वाला कोई नहीं है। फिर वो इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि वो अपने अंदर घुट के सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं अपने को एंड करूं। ओके। एंड मैम ऐसे भी हैं जैसे जो लोगों की हॉबी होती है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनका मन नहीं लगता है उसको करने के लिए, तो इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली डिप्रेशन की डेफिनेशन ही यही है कि नॉर्मल इंसान जो है वो नॉर्मली एडजस्ट हुआ होता है एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ, मगर जो डिप्रेस्ड इंसान है उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हर चीज़ में लूज होता जाता है, कम होता जाता है, और जो उसकी नॉर्मल हॉबीज़ हैं वो उनसे भी अपने आप को अलग करता जाता है। और अगर उसे कहा जाए कि तुम म्यूज़िक बजाते थे, तुम पेंटिंग करते थे, तुम डांस करते थे, तो वो उस टाइम इतना डिप्रेस्ड होता है कि उसे ये बात एक टॉन्ट लगती है और उसे वो डिसइंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसकी फैमिली वाले भी सोचते हैं कि अब इसको इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट इज एक ये पहला कारण होता है। अगर किसी का डिप्रेशन समझना है कि ये इंसान इस दिशा में जा रहा है कि डिप्रेस हो, तो सबसे पहला ही उसका साइन यही है कि जो चीज़ें उसे सबसे अच्छी लग रही है आज वही अच्छी नहीं लग रही है, इस टाइम उसमें से उसका मन अच्छी नहीं है। लग रही है, हाँ। तो हम इसको पूछें या हम इसको सहानुभूति से पता करें कि क्या बात हो गई है। हाँ। और जब मेंबर्स उसको इतना पेशेंटली सुनना चाहें, राइट। तब वो एक ना एक टाइम पे ओपन होके अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो चीज़ ठीक भी हो जाती है। तो आपने जो कहा कि जो उसको पहले इंटरेस्ट था और अब नहीं है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पहला साइन है डिप्रेशन और एंजाइटी स्टार्ट होने का। मैम एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, मतलब अगर जो बोलूँ, रिसर्च कहता है कि सिर्फ 20 साल बाद मेंटल प्रॉब्लम दुनिया के सबसे बड़े किलर होने वाले हैं, और इसका बिग रीजन मैम ये है ना कि हर 10 पेशेंट्स में से एक ही पेशेंट्स आप लोगों तक पहुंच पाता है, और इसी की वजह से WHO रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 1 बिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड। यस। और आफ्टर कोविड जो है 25% रेशियो और भी इंक्रीज हुआ है, इसमें और भी जो है इजाफा मिला है। तो Yes. इसको कैसे कम करेंगे हम, और कैसे, जब लोग डॉक्टर्स के पास कंसल्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसको कैसे जो है? देखिए, इसमें एक वजह ये होती है कि जैसे आफ्टर कोविड क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन एक सेकंड में आपकी सोशल लाइफ जो है वो कट गई, ठीक है, और जो लोग बहुत ही वर्किंग थे उनका जॉब लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, फैमिली का लॉस हुआ, एक जना कहीं है एक जना कहीं है, प्लस जो कोविड का इटसेल्फ इफेक्ट था, ये कि फियर कि हमारे नोन, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली में पता नहीं कौन बचेगा नहीं बचेगा, वो फियर इतना बढ़ता गया कि अननेसेसरली कई लोग अच्छे थे, उनको हल्का सा खांसी, उनको लगा मैं तो मर ही जाऊंगा, लेट मी कमिट सुसाइड। राइट। दूसरी बात क्या है कि व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, ये मेट्रो सिटीज है, मेट्रो लाइफ है, हर चीज कंपटीशन है, हाँ। तेजी का जमाना है, तेजी से अचीव करना है, इम्पेशेंट, बहुत ज्यादा लोगों में रेस्टलेसनेस है, वो अब बर्दाश्त करना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि हर चीज जो मेरे को एक सेकंड में हासिल हो जाए, तो ये एक कारण है। दूसरा आइसोलेशन, तीसरा एजिंग एंड लोनलीनेस। जब हम इन चीज़ों से अवेयर रहते हैं या इन चीज़ों का हम कोई सिस्टम निकाल लेते हैं कि हमने इतने लोगों का सुसाइडल टेंडेंसी 10 में से 1 की हो रही है, तो ये भी किया गया है यूएसए में भी, दिस इज कॉल्ड ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या करते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, पहली बात तो है सबसे पहला एक चीज़ समझनी चाहिए कि किसी को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उनको ये नहीं घबराना चाहिए कि हम किसी को दिखाने जाएं या हम किसी से बात करें अगर हमारे घर के लोग नहीं हैं,
तो हम किसी काउंसलर के पास जाएं। Right. दूसरा, फिर काउंसलर्स क्या करते हैं कि जो इस टाइप के लोग आते हैं जिनको सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उनको बिठा के समझाते हैं। और जैसे दो मान लीजिए पेशेंट्स हैं, दोनों को सुसाइडल है, तो उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप आओ, एक साथ बैठेंगे, एक काउंसलर और दो वो लोग। और फिर आपस में जब ग्रुप थेरेपी, जिसे कहते हैं टॉकिंग थेरेपी, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग दैम। हम जब किसी चीज़ का इलाज करते हैं ना, डिप्रेस्ड होता कोई है, मगर हम उसे क्या कर रहे हैं, बोल बोल के उसकी एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसमें इतनी शक्ति ला रहे हैं कि वो अंदर से अपनी शक्ति को महसूस करे और वो सोचे कि यस, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं अपने को बचा सकता हूँ। तो ये जो थॉट है कि 1 in 10 सुसाइडल है, हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर हम उनका लाइफस्टाइल, उनका ग्रुप का एक सिस्टम बनाएं। और आजकल जैसे ऑनलाइन भी, टेलीफोन के थ्रू भी सुसाइडल हेल्पलाइंस हैं, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। दे शुड टेक फुल एडवांटेज, दे शुड यूज इट कि हम इस नंबर पे बात करें। कभी कभी क्या होता है कि इतना इंसान कूदने की उस पे सुसाइड की कगार पे होता ही है, मगर किसी का एक सजेशन भी उसके ऐसे काम आ जाता है कि नहीं, वरदान साबित हो जाता है। हाँ, राइट। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। सेम आपने बताया ही। तो एक और अगेन क्वेश्चन वही मैं करना चाहता हूँ। आज के यूथ में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है मैम, जैसे कि उन्हें होपलेसनेस, अकेलापन आपने बताया अभी, ठीक है, सेल्फ डाउट। तो इन सब चीज के लिए आप सजेस्ट क्या करोगे? इन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जा सकता है? हाँ, सेल्फ डाउट में ये होता है कि पहले उसको अपना एक कॉपी पे लिखे कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो मेरी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से मैं अब तक सक्सेसफुल रहा हूँ। राइट, ठीक है। और उसको जब वो देखेगा कि मैं इन चीजों की मेरे में क्वालिटीज हैं, और दूसरा है कि मेरी क्या वीकनेस है। राइट, ठीक है। अब उन वीकनेसेस को वो एनालाइज करे कि अगर मेरी ये कमजोरी है तो क्या ऐसी कमजोरी थोड़ी है जो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है। उसमें से सिलेक्ट कर ले कि कौन सी कमजोरी है वो खुद ही ठीक कर सकता है, कौन सी जिसमें हेल्प लेके कर सकता है। तो मान लीजिए उसके अंदर यही थॉट आ रहा है कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को सब कहते हैं तू तो अलग सा दिखता है, तू तो हर समय बैठा रहता है, तू तो अकेला रहता है, तू तो डिप्रेस्ड रहता है, तू किसी से बात नहीं करता। तो अगर वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा तो वो उसकी हेल्प ले सकता है कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। उसमें 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि उसी की सेल्फ को काउंसलर एम्पावर करे, बार बार कह के कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है ना, तेरे अंदर तो 11 स्ट्रेंथ है और वीकनेस तो सिर्फ 3 है, तो 3 में से क्यों नहीं ठीक कर सकता। दूसरा होता है कि यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ ए फैमिली सपोर्ट, उसकी फैमिली को भी बुलाया जाता है। और सब तीसरा क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा स्पिरिचुअली कोई तो होगा जो तुम्हें हेल्प कर सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, मैं जब हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो मुझे बहुत शक्ति मिलती है। फिर हम उन्हें कहते हैं ठीक है, आप चर्च में जाते हो, जो भी रिलीजन का है, अगर आपको वहाँ से शक्ति मिलती है तो यू ट्राई टू टॉक टू गॉड, वो तुम्हें एम्पावर करेगा। तो उस टाइम ये तीनों चीज़ें आती हैं रिलीजन के टाइम कि स्पिरिचुअली आप अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे करोगे कि आप बार बार को मुझे मन की शक्ति, व्हाई आर वी प्रेइंग, हम हमेशा कहते हैं ना, हम अपने लिए क्यों प्रेयर करते कि हमें जब तक मन की शक्ति नहीं आएगी हम दूसरों से कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो जिसमें ये चीज़ है कि मैं बार बार अपने को सेल्फ में गिरा रहा हूँ या सेल्फ में उठा रहा हूँ, वो उसके अंदर हम जागृत करते हैं। काउंसलर का काम है उसे इतना एम्पावर करे, उसकी इतनी बार सिटिंग्स ले कि जब तक उसमें इतनी शक्ति नहीं आ जाती तब तक वो उसको फॉलो करता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जब हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक ठीक है, मगर उस टाइम काउंसलर की एक ड्यूटी ये भी है कि उनको समझाना कि इसका इलाज थोड़ा हमने करा है, बाकी थोड़ी सी मेडिसिन भी है, और इस स्टेज पे अगर वो बिल्कुल ही इनकरेजिबल है तो वो एक डिमार्केशन ज़रूर होना चाहिए कि उस टाइम उसको एक साइकियाट्रिस्ट की मदद चाहिए, उसको मेडिसिन की मदद चाहिए और उसको आगे की थेरेपी चाहिए। एंड मैम एक चीज़ और है, मैं अपनी इस यूथ पीढ़ी स्पेशली जो है स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं,
उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स का इतना ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये तो ठीक है, ये कर सकता है, और ठीक है उसने कोशिश भी किया, बट किन्हीं कारणों से, किसी भी कारणों से वो नहीं कर पाया। तो उसके कॉन्फिडेंस को मतलब लो ना होने की बजाय उनको हाई रखना और उनको आगे उस पर काम करने के लिए क्या आप सजेशन दे सकते हो? जैसे बहुत सारे डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, अच्छे अच्छे घरानों से अच्छे हेल्दी बच्चे भी जो है वो प्रॉब्लम से सफर करने लगते हैं। देखो ऐसे केसेस में ना अभी एग्जाम भी आ रहा है सामने, सारे बच्चों के बोर्ड्स के भी सारे एग्जाम्स शुरू होने वाले अब हैं। जैसे नीट का है, कितने Right. लोग सुसाइड करें, 18 साल का, 24 साल का, 17 साल का, तो उसमें हम लोग ना पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। राइट, हम उनको प्रेशर तो उधर पेरेंट्स से ही आता है, रिलेटिव और पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको प्रेशर करते हैं। पेरेंट्स ने कहा हमने इसको यहाँ भेज दिया, हाँ, अब तुमने वहाँ पे 1 साल में हाँ, ये एग्जाम देके होना है। राइट, अब उसके ऊपर 2 लोगों का प्रेशर हुआ, हाँ, सब नंबर 1 पेरेंट्स का, दूसरा कोचिंग सेंटर का, हाँ, और हाँ, तीसरा उसकी अपनी एबिलिटीज भी हैं हाँ, जो उसका थ्रेशोल्ड तोड़ रही है। राइट, ठीक है, अब वो वहाँ पे क्या होता है, वो 2 पार्टों के बीच हो गया ना, इधर का सुने इधर का सुने, वो एकदम इतना घुटा हुआ होता है कि उसको ये लगता है कि मैं शायद अगर क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा। सबसे पहले पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस शुड बी इतनी हो जितना बच्चे का कैलिबर है। ओके, अगर उसने ये सोचा कि मैंने आईआईटी में ही जाना है और वो देख रहे हैं पेरेंट्स कि मेरा पड़ोस का बच्चा चला गया तो ये क्यों नहीं जा रहा, कॉपी कर ले, वो हाँ। कॉपी उसी तो पे सबसे जाता पहले है, हम कॉपी ऐसे- पेस्ट करेंगे, हाँ, ऐसे केसेस में, जबकि उसकी एलिजिबिलिटी पे नहीं ध्यान यस, देंगे। ऐसे केसेस में सबसे पहले हम पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप एक की बजाय 2 गोल्स बना के रखो। एक है जो रीचेबल गोल है, विच इज इजी गोल, राइट, और एक है जो शायद आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो, मगर डोंट फोर्स इट टू द चाइल्ड। अगर आप उसको इतना उसमें करेंगे तो उसके अंदर उस पावर से वो पढ़ नहीं पाएगा। दूसरी बात है, अगर 2 गोल्स बनाएंगे तो वो उसके हिसाब से चलने दो, और अगर नहीं भी हुआ तो हमेशा पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बोलो लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, पास और फेल तो चलता रहता है। बहुत से लोग होते हैं, टॉपर्स होते हैं, इतनी हाई पोजीशन पे चले जाते हैं और कमाते भी रहते हैं, मगर जो उन्हीं के बैच का जो एक मीडियोकर है, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, वो इतना अचीव कर लेता है कि उसने इतना अच्छा काम करा है, चाहे बिजनेस कर रहा हो चाहे वो किसी में कर रहा हो। तो ये चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सिर्फ एक ही गोल पे होना ध्यान दें, एक ही जने पे इतना प्रेशर भी मत डालें, एक ही जने से इतनी एक्सपेक्टेशंस भी मत लें कि उसको हैरेसमेंट फील हो, इंस्टेड ऑफ कि अपने दिमाग को कूल रखे और अपने पढ़ाई में ध्यान दें। दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा ना हंटर टाइप का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसे दिए हैं, मेरा खर्चा हो रहा है, मेरा टाइम हो रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो फिर डिप्रेस्ड हो जाएंगे और एंजाइटी शिकार हो जाएंगे, वो सुसाइड कर सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। उन्हें सोचिए। एंजाइटी डिप्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है Okay. कि हम कोचिंग सेंटर में आए तो ऑलरेडी दे आर इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मगर इफ दे आर अनएबल टू अचीव इट एंड जैसे जैसे टाइम पास आता है तो जस्ट आपने देखा हो ना, एग्जाम से थोड़े दिन पहले सुसाइड होता है, सेशन शुरू होने पे नहीं हो रहा होता। हाँ, ऐसा कई सारे न्यूज़पेपर्स हाँ। में देखने को मिलता है। एग्जाम से थोड़े दिन पहले या रिजल्ट के तुरंत 2 घंटे बाद ऐसे केसेस होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर विशेस ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। यस, पेरेंट्स को, टीचर्स को, Right. इंस्टीट्यूशंस को, कोचिंग सेंटर्स को, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे यंग लोगों की अनटाइमली डेथ ना हो, क्योंकि और यही 4 लोग हैं जो उस लाइफ को सेव भी कर सकते हैं। लाइफ को सेव कर सकते हैं इन टाइम उनकी हेल्प करके। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर इतना प्रेशर है भी सही तो यू ऑल्सो डोंट हैव टू कम्पीट विद योर कोलीग्स। तुम भी आके ओपनली बात करो कि मैं नहीं कर सकता। दे शुड बी ओपन। ज़्यादा क्या पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, सीधा कहो कि ये चीज़ आपने जहाँ भेज दी है वो मेरे बस का नहीं हो रहा एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड टफ फॉर मी, मैं कोई और चीज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें ओपननेस होनी चाहिए बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन द चिल्ड्रन, और जिससे कि वो खुलेआम बात कर सके और समझ सके। आप उसको बिल्कुल लकीर के फकीर बना के नहीं चल सकते, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ही इज नॉट ए पेट एनिमल। योर चाइल्ड इज नॉट ए पेट एनिमल, ही इज ए पर्सन, एक इंडिविजुअल है, इस लाइफ में आया हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कहे पे ही बनेगा। राइट।
सो मैम आपने ये विदाउट मेडिसिन, जहाँ पे किसी भी दवाओं की ज़रूरत नहीं है, और आपने इसको इतनी इजीली जो है बताया, और आई होप कि जो है लोगों को इस चीज़ को, अगर जो ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो उन्हें इजीली तरीके से इस तरह से कंसल्ट और आप जैसे लोगों से मिलना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एज ए WHO रिपोर्ट्स के मुताबिक है तो उसमें यही लग रहा है कि ज़्यादातर लोग काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी समस्याएं और कितने सारे डेथ केसेस देखने को मिलता है। तो आई होप आप सभी को समझ आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैम के साथ जरूर लाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी मैंने बेसिक थिंग पे बात करी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया, लोगों को बताया। और आपका बाकी डिटेल्स मैम का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा, और वहां से इसलिए मैम को भी आप कनेक्ट कर सकते हो जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है। इससे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ मैं लास्ट में, बिल्कुल, कि ये फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों की ना बचपन से आदत डालो कि हम, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। जैसे आमतौर पर कहते हैं बच्चे हो अभी मत बोलो, हाँ ये होता है, राइट। बड़ों की बात सुनो, बच्चे हो तुम अभी कुछ मत बोलो। तो उसमें क्या होता है कि सारी उम्र फिर वो बच्चा अपने दिल की बात कह नहीं सकता, और वो बच्चा ही बना रहता और है। फिर नहीं, फिर वो जो उसका ग्रीफ है ना, जो रियली वो कहना चाहता है कि मम्मी पापा ये चीज मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही है, मैं इसमें वीक हूँ, तो उसको भी छुपा के रखता है। तो बच्चे हो तो मत बोलो में ये मत कहो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनको देखो कि अरे इसे इंजीनियरिंग नहीं समझ आ रही, इसे अकाउंट्स नहीं समझ आ रहे, तो बजाय कि उसको फोर्स करने तो सुनो, अच्छा ये बता तू किस चीज में ज्यादा अच्छा है। तो ये बच्चे का ही इंटरेस्ट जानने की कोशिश करना चाहिए। स्टार्ट्स फ्रॉम होम। Okay. अगर पेरेंट्स का एनवायरनमेंट घर का ऐसा रहेगा कि दे आर ओपन टू टॉक टू ईच अदर इन ए फ्रेंडली वे एंड ओपननेस, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी घर के अंदर ही सॉल्व हो सकती है। थैंक यू। बाय द वे मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।